तो स्टार्ट करते हैं हम आज बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन, वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। लास्ट क्लास में हमने रियल गैसेस के बारे में कुछ किया था। कोई बता सकता है रियल गैसेस के बारे में? एनी वन ऑफ यू? हाँ, if PV is greater than RT, what does it mean? Pressure exerted is more, repulsive forces will be dominating. And if it is less than 1, attractive forces must be dominating. I think ये clear हो गया होगा। तो वैन डर वाल ने दो करेक्शंस किए, क्योंकि अब तक हमने ये नोटिस किया था कि प्रेशर में एरर आई थी। क्योंकि प्रेशर, उसने वैन डर वाल ने सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्सेस को इनिशियली लिया। उसने कहा कि जो मैनोमीटर की रीडिंग हमें बताती है वो प्रेशर एक्चुअल नहीं है, वो रियल प्रेशर है जो आइडियल से कम है। क्यों है कम? क्योंकि अट्रैक्शन की वजह से मॉलिक्यूल वॉल के साथ कोलिजन नहीं कर पा रहे। तो पहला हम कर रहे हैं आज प्रेशर करेक्शन टर्म। प्रेशर करेक्शन टर्म as pressure exerted by real gas is less than ideal due to attractive forces. So P ideal is P real plus pressure correction। जो कमी आ रही थी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो हमने ऐड कर दी। योर नेम? अंशिका। हम कर रहे हैं वैन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस। So first was the pressure correction term. Due to attractive forces, less molecule will have collision to the wall of container. Because of inward pull, less molecule will have collision to the wall, due to which reading in the manometer is less than the actual pressure. Actual pressure कौन सा? जब forces नहीं होते तो जो pressure होता वो ideal होता, लेकिन अब inward pull की वजह से जो pressure wall पे था वो कम था, और उस कमी को पूरा करने के लिए हमने इसमें ऐड की प्रेशर करेक्शन टर्म। अब एक चीज मुझे बताएं कि अगर मॉलिक्यूल के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते, अगर ये फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते तो हमारी प्रेशर करेक्शन टर्म भी ज्यादा होती है ना। अगर अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते, मॉलिक्यूल की वॉल से कोलिजन कम होती, तो प्रेशर जो है हमारा रियल प्रेशर और भी कम होता और हमारी प्रेशर करेक्शन टर्म ज्यादा हो जाती। तो एक चीज तो हम बता सकते हैं दैट प्रेशर करेक्शन टर्म डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस। P correction depend on magnitude of attractive force. अब वैन डर वाल ने एक्सपेरिमेंटली क्या बताया कि प्रेशर करेक्शन टर्म किस पे डिपेंड करेगी। उसने कहा पूरे कंटेनर में गैस की डेंसिटी सेम है, होमोजीनियस बनाते हैं गैसेस, जो मिक्सचर है वो होमोजीनियस है। सो नंबर डेंसिटी, मुझे बताओ कोई भी डेंसिटी है उसका मतलब क्या? नॉर्मल डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। तो नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब गिवन वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। सो नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम थ्रू आउट द वेसल।
ये पॉइंट क्लियर हुआ? नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल इज सेम थ्रू आउट द वेसल एंड नंबर डेंसिटी इज n/v. वैन डर वाल ने कहा that pressure correction term is directly proportional to the number density of molecules which have collision to the wall and the number density of the molecule which are pulling them back. So pressure correction term is directly proportional to number density of molecules having collision with wall and the number density of molecules attracting them inward. Which one? Multiply. N is the number of moles. N stands for number of mole. Number density is number of moles present in V volume. जैसे मास डेंसिटी, नॉर्मल भी डेंसिटी कह देते हैं ना मास डेंसिटी को, मास ऑफ द गिवन वॉल्यूम, वैसे ही नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द गिवन वॉल्यूम. So pressure correction term is directly proportional to number density of the molecules having collision to the wall and the number density of the molecule pulling them inward. और जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, अब एक चीज जरा ध्यान से सुनिए, मान लो हमने इस कंटेनर में अमोनिया लिया होता या SO2 लिया होता, नंबर डेंसिटी तो हम सेम बना सकते हैं ना, हम नंबर ऑफ मोल दोनों के बराबर ले लें तो नंबर डेंसिटी सेम आ जाएगी, बट प्रेशर करेक्शन टर्म तो सेम नहीं होगी बिकॉज अमोनिया के अट्रैक्टिव फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, SO2 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, जितना बड़ा साइज उतने ज्यादा फोर्सेस. इसका मतलब ये जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है दैट मस्ट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस. अगर मान लो अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा हैं तो ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा होगा ना. दो गैसेस की सेम नंबर डेंसिटी होने के बाद भी प्रेशर करेक्शन टर्म चेंज हो जाती है, दैट डिपेंड ऑन अट्रैक्टिव फोर्स. सो वी कैन से प्रेशर करेक्शन will be constant A into n/v, where A is Van der Waal constant. Van der Waal ने दिया था ना, constant for attractive force, which depend on nature of gas. अगर गैस के अट्रैक्टिव फोर्स से स्ट्रॉन्गर हैं तो ए की वैल्यू भी ज्यादा होने वाली है, राइट? और इसी की वजह से, इस ए की वजह से अलग अलग गैसेस में प्रेशर करेक्शन टर्म डिफरेंट आ सकती है, इवन दो इफ वी मेंटेन नंबर डेंसिटी. So Van der Waal ने पहला कांस्टेंट A दिया which was meant for the magnitude of attractive forces. ये स्लाइड सबने लिख ली? So हम क्या कह सकते थे? That pressure ideal will be pressure real जो कि कम था plus A n²/v², isn't it? P ideal is P real plus A n²/v². Your name? अभी हम वैन डर वाल इक्वेशन कर रहे हैं. लास्ट क्लास हमने कहा था ना कि जो प्रेशर है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कम होता है वॉल पे, तो वैन डर वाल ने ये टर्म ऐड की, इसको बाद में लेक्चर में देख लेना.
हाँ जी, सो P आइडियल इज P रियल प्लस AN² बाय V²। अब एक चीज तो पता है कि अगर हम प्रेशर के अंदर कोई टर्म ऐड कर रहे हैं तो दोनों की डायमेंशन सेम होगी ना। प्रेशर अगर मान लो एटमॉस्फेयर, प्रेशर अगर एटमॉस्फेयर में है तो ये टर्म भी एटमॉस्फेयर में ही होगी। तो हम कह सकते थे AN² बाय V² इज एटमॉस्फेयर। सपोज पास्कल भी हो सकती है, mmHg भी हो सकती है, एनी यूनिट ऑफ प्रेशर। देन व्हाट विल बी डायमेंशन ऑफ A? तो A विल बी एटमॉस्फेयर। अब वॉल्यूम स्क्वायर है तो हम कह सकते थे लीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब भी हो सकता था, मीटर स्क्वायर बाय N² का मतलब मोल स्क्वायर। तो ये याद रखिए, इस पे आते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ A? दूसरी करेक्शन टर्म वॉल्यूम करेक्शन टर्म थी। मुझे बताओ पहले ये प्रेशर करेक्शन टर्म समझ में आ गई? अब मान लो मैं यहाँ कुछ गैसेस लिख रही हूँ, अमोनिया है, CO2 है, क्रिप्टॉन है और हाइड्रोजन है। ए की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? हाईएस्ट किसके लिए होगी? जिसके अट्रैक्टिव फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट। इनमें से अट्रैक्टिव फोर्स से स्ट्रॉन्गेस्ट किसके हैं? NH3 के। सो सेकेंड नंबर पर क्या आएगा? CO2। सरफेस एरिया ज्यादा है ना, नॉन पोलर तो सारे ही है ना, CO2 का सरफेस एरिया ज्यादा है। देन क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन से बड़ा है क्रिप्टॉन, हाइड्रोजन स्मॉलेस्ट है तो उसके लिए ए की वैल्यू मिनिमम हो। सो इस तरह से बॉन्डिंग की नॉलेज से हम वैल्यू ऑफ ए कंपेयर कर सकते हैं, या इनडायरेक्टली हमें ए की वैल्यू दी होती तो हम बता सकते थे कि कौन सी गैस के फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्गर होने वाले। तो प्रेशर करेक्शन टर्म में किसी को डाउट? एनीवन? नोट कर लिया सबने? नेक्स्ट आते हैं हम वॉल्यूम करेक्शन टर्म पर। वॉल्यूम करेक्शन, वॉल्यूम में क्या प्रॉब्लम आई थी इन द प्रीवियस क्लास, कि जब टोटल वॉल्यूम ही बहुत कम होता है तो ऐसे में इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम बहुत सारा हो जाता है। तो हम क्या कहेंगे, अगर हम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे हैं तो वो रियल वॉल्यूम, पूरे कंटेनर का सारा वॉल्यूम इनकम्प्रेसिबल नहीं होता। पूरे में कंप्रेसिबल वॉल्यूम कौन सा होता है? अगर हम गैस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को माइनस कर दें, मान लीजिए इतना वॉल्यूम गैस मॉलिक्यूल ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो जो रिमेनिंग है ये वाला, दिस इज कंप्रेसिबल, जो कि कम ज्यादा हो सकता है, जो कि आइडियल है। सो अगर हम पूरे कंटेनर का वॉल्यूम ले रहे हैं तो ये रियल वॉल्यूम है, जो कि आइडियल से ज्यादा है। वी रियल को अगर आइडियल बनाना है तो हमें रियल में से कुछ माइनस करना पड़ेगा, और ये माइनस क्या करना पड़ेगा? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, है ना, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तब जाकर ये वॉल्यूम क्या आएगा? आइडियल। इस एक्सक्लूडेड वॉल्यूम को इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। इसको हम इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम भी कह सकते हैं। जो चेंज ही नहीं हो सकता, जिसपे बॉयल्स लॉ लग ही नहीं सकता, वो वाली वैल्यू आ जाएगी। और इसने एक नया कांस्टेंट इसके लिए दिया, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम के लिए, जो एटम के साइज पर डिपेंड करेगा, और ये था कांस्टेंट बी। जो इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है उसके लिए उसने टर्म दी -b फॉर 1 मोल। फॉर n मोल क्या हो जाएगा? यस, v रियल माइनस nb। इसको एक्सक्लूडेड वॉल्यूम भी कहते हैं, इसको इफेक्टिव वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल भी कहते हैं। So B is
effective volume of 1 mole gas. इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, कोई भी नाम दे सकते हैं। और ऑब्वियसली किस पे डिपेंड करेगा? साइज पे, है ना? इट डिपेंड ऑन साइज ऑफ गैस मॉलिक्यूल। It depend on size of gas molecule. ये क्लियर हुआ सबको? 2 करेक्शंस किए थे, ये करेक्शन था वॉल्यूम का करेक्शन। मुझे बताओ बी की डायमेंशंस क्या होगी? ये अगर लीटर में है तो एन बी विल बी इन लीटर, तो बी विल बी लीटर पर मोल। Dimensions of B will be dimensions of volume by mole. हाँ जी, लिखे सबने? और ये B की वैल्यू है, इट इज नियरली 4 टाइम्स द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस मॉलिक्यूल। वो कैसे है बताती हूँ अभी मैं। वैल्यू ऑफ B, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ B, इट इज नियरली 4 टाइम्स द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिंगल मॉलिक्यूल। उसका रीजन क्या है देखिए जरा। अब मान लीजिए 2 गैस मॉलिक्यूल है, हम मॉलिक्यूल को एक स्फीयर की तरह मानते हैं, हम उनको पास लेकर आ रहे हैं। तुम्हें पता है ये जो इफेक्टिव वॉल्यूम, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम कब इफेक्टिव होता है? जब मॉलिक्यूल बहुत पास होते हैं, है ना? जब डिस्टेंस ज्यादा होती है तब तो बहुत सारा इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम होता है, देयर इज नो नीड टू सबट्रैक्ट एनीथिंग। अगर ये मॉलिक्यूल जस्ट दे आर टचिंग टू ईच अदर, पास आ गए, तो वहां पर एक ऐसा एरिया होगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस पर जब ये मॉलिक्यूल होंगे तो एक ऐसा एरिया होगा जहां पर और कोई मॉलिक्यूल की एंट्री नहीं होगी। जैसे ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है। अगर यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल भी आ गया तो एक गैस थोड़ी रहेगी, इतने सारे मॉलिक्यूल इकट्ठे हो गए तो लिक्विड या सॉलिड में चेंज हो जाएगा ना। तो टू रिमेन इन द गैसियस स्टेट देयर इज अ मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम एरिया जिसके अंदर किसी दूसरे मॉलिक्यूल की एंट्री अलाउड नहीं है। अब मान लो 2 मॉलिक्यूल क्लोजेस्ट अप्रोच में है, अब यहाँ से सेंटर से ये रेडियस कितनी हो जाएगी बताओ? अगर ये रेडियस r है तो सेंटर से ये रेडियस क्या हो जाएगी? 2r। अगर एक मॉलिक्यूल की रेडियस r है और 2 मॉलिक्यूल क्लोज में आ गए तो एक एरिया ऐसा होगा जहां पर और कोई मॉलिक्यूल की एंट्री अलाउड नहीं होगी। तो एक ऐसा एरिया, इस पूरे का वॉल्यूम अगर हम लें, इस पूरे का वॉल्यूम लें, इसको अगर हम एक सिंगल यूनिट की तरह ले लें, इस पूरे का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 2 मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल विल बी 4/3 by 2r क्यूब। क्योंकि अब एक नहीं 2 मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अराउंड जो एरिया है वो हमें लेना। ये क्या हो गया? 4/3 by 8r क्यूब। एट इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। और ये क्या है? पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब क्या था? एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम, आर एक मॉलिक्यूल की रेडियस थी ना। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ये इसको हम कहेंगे इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। ये इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है ना, क्योंकि एक ऐसा वॉल्यूम है जिस पर किसी दूसरे मॉलिक्यूल की एंट्री अलाउड नहीं है। तो दिस इज इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। और इस इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम के लिए हमने रेडियस क्या ली थी? ये वाली, विच इज 2r। और ये इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम हमारा 2 मॉलिक्यूल के लिए इतना आ गया, 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मॉलिक्यूल क्या होगा?
पर मॉलिक्यूल, बताइए क्या होगा? हाफ कर देंगे ना? सो इट इज 4 into 4/3 pi r cube. तो B की वैल्यू एक मॉलिक्यूल के लिए, पर मॉलिक्यूल के लिए 4 टाइम्स है। अब एक मॉलिक्यूल के लिए इस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं एवोगैड्रोस नंबर से तो पर मोल के लिए आ जाएगी। तो B को हमने क्या कहा था? B इज द कांस्टेंट फॉर 1 मोल। तो हम क्या कहेंगे? व्हाट विल बी B? 4 into 4/3 pi r cube into एवोगैड्रोस नंबर। ये क्या आ गया? इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल। B इज इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम पर मोल। ये डेरिवेशन तुम्हारे कोर्स में नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि ये जो 4 टाइम कहां से आया उसी के लिए बताया। हमने पहले एक्सक्लूडेड वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल के लिए निकाला, उसको मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से, तो वही हमारा 1 मोल के लिए आ गया, दैट इज B। अगर हमारे पास n मोल्स होते तो हम B को मल्टीप्लाई कर देते n से, और ये वैल्यू हमारी किसके लिए आ जाती? फॉर n मोल्स। इसीलिए हमने अपने फॉर्मूले में V माइनस NB किया था ना। यहां तक बताएं, क्लियर हुआ? ठीक है, नोट कर लिया सबने? ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर लिया? क्लियर है? दोबारा बताऊं उसको इधर? ठीक है, अब हम वॉन्डरवाल इक्वेशन लिखते हैं। P प्लस ए n स्क्वायर बाय V स्क्वायर V minus NB will now be equal to RT, nRT. Because real gases के लिए PV is not equal to nRT, but this will be equal to nRT. अगर हम A और B की वैल्यूज लगाएं तो हम यहाँ से कोई भी एक अननोन वैल्यू निकाल सकते हैं। याद रखिए, P रियल था, उसको हमने आइडियल बना दिया बाय एडिंग सम प्रेशर करेक्शन टर्म। V रियल था, ज्यादा था आइडियल से, उसमें से माइनस करके हमने इसको आइडियल बना दिया। And for 1 mole gas, it is P plus A by V square. V minus B is R. लिख सकते हैं? ये है वेंडवाल इक्वेशन फॉर रियल गैस। आइडियल गैस के लिए PV is nRT, रियल गैसेस के लिए ये वाली इक्वेशन। आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब इस इक्वेशन की फॉर्म सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है। तुम्हें याद होगा मैंने बताया था गैस आइडियल या रियल नहीं होती, सिचुएशन या कंडीशंस रियल या आइडियल होती है। तो अब हम वही सिचुएशन या कंडीशंस करते हैं। नेक्स्ट लिख लीजिए वेंडवाल इक्वेशन अंडर डिफरेंट कंडीशंस, जिसपे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। पहली सिचुएशन, व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो। व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली लो, इसका मतलब क्या है? व्हेन वॉल्यूम इज वेरी हाई, है ना, लार्ज वॉल्यूम। अब इतना लार्ज वॉल्यूम है, मॉलिक्यूल इतने दूर हैं, तो इनके बीच कोई एक्सक्लूडेड वॉल्यूम नहीं होगा। B will be negligible. There is no need to subtract anything from volume. और मॉलिक्यूल इतने दूर दूर है, अट्रैक्टिव फोर्स भी नहीं होने वाले। सो P ideal will be P real, A will be negligible.
और ये कंडीशन क्या होगी, आइडियल होगी ना, एक्सट्रीमली लो प्रेशर पर ये सिचुएशन आइडियल होगी। मतलब ये इक्वेशन क्या बन गई, पीवी इज एनआरटी। मैं 1 मोल के लिए लिख रही हूँ, पीवी इज आरटी। और हमने कहा था बहुत ही लो प्रेशर पर तो ज्यादातर गैसेस आइडियल होती है, इवन टेम्परेचर का भी इतना इफेक्ट नहीं आ पाता अगर डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी सिचुएशन, व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, कौन से फोर्सेस आने लगते हैं इस सिचुएशन, रिपल्सिव फोर्सेस। अब रिपल्सिव फोर्सेस आ रहे हैं, फिर कुछ ऐड करने की जरूरत थोड़ी है, तो प्रेशर वैसे ही पहले से ज्यादा आ रहा है। सो व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, repulsive forces will be negligible and A by V square जो correction term है that will be negligible. So when pressure is extremely high, सिद्धार्थ, हाँ पिछली स्लाइड एक बार देखें, इसमें था जब हमने प्रेशर एक्सट्रीमली लो है, बहुत बड़े एरिया के अंदर गैस को रखा, इतने दूर है मॉलिक्यूल, तो ना तो उसमें कोई इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल क्योंकि कंप्रेस होने वाला वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। दूसरा, इतनी दूर होने पर तो उसमें कोई फोर्स ही नहीं होता ना, तो ना तो करेक्शन टर्म की जरूरत पड़ी और ना ही वॉल्यूम में ना ही प्रेशर। तो सिद्धार्थ क्लियर हुआ, ये सिचुएशन आइडियल हो गई। सेकेंड सिचुएशन देखो, व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, अट्रैक्टिव फोर्स will be less effective than repulsive force. No need to add pressure correction term. No need to add pressure correction term. अब हम यहाँ a by v square को नेग्लेक्ट कर देंगे, e plus 0 हो गया, no need to add anything. बट क्या v में सबट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जब प्रेशर एक्सट्रीमली हाई है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज लो, लेस, excluded volume can't be neglected. V will not be negligible. इसको हमें लेना ही पड़ेगा। मुझे बताओ ये सिचुएशन क्लियर हुई? इमेजिन करके देखो, P ideal will be equal to P real. Yes, P ideal will be P real, but V ideal is not equal to V real. हमें इसमें से माइनस करना ही पड़ेगा। At very high pressure, total volume is less. इतना कम वॉल्यूम है, तो ऐसे में रिपल्सिव फोर्सेस आ गए, प्रेशर जितना हम सोच रहे थे उससे ज्यादा ही आ रहा है, तो क्यों ऐड करेंगे हम? नो नीड टू ऐड एनीथिंग, बट इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम बहुत सारा है, तो हमें कंप्रेसिबल वॉल्यूम निकालना पड़ेगा जिसपे लॉ अप्लाई हो। वी हैव टू सबट्रैक्ट इनकम्प्रेसिबल, सॉरी, हाँ यस, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, वी हैव टू सबट्रैक्ट इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम जो चेंज नहीं हो सकता। अब बताइए इक्वेशन क्या बन गई, पीवी माइनस पीबी, जब हम उसको ओपन करेंगे विल बी आरटी, ये 0 हो गया, P इंटू वी माइनस P इंटू बी, और वी कैन से PV will be RT plus PB. 1 मोल के लिए, for 1 मोल। हाँ सारे ये ज्यादा है, P रियल जो था थोड़ा सा ज्यादा है, पर वो उस टर्म को उसने यूज नहीं किया, उसने सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स वाली टर्म को लिया था, तो इतना आ गया कि हाँ एटलीस्ट ऐड तो नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो कांस्टेंट ए दिया था दैट वाज ओनली फॉर अट्रैक्टिव फोर्स, नॉट फॉर रिपल्सिव फोर्स। वैन डर वाल ने
सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स को कंसिडर करके ये इक्वेशन ली, इसीलिए उस फैक्टर को हम यहाँ नहीं ले रहे। पीवी विल बी आरटी प्लस पीवी आ गया, दैट मीन्स पीवी इज ग्रेटर देन आरटी, हो गया ना। पीवी इज ग्रेटर देन आरटी, और ये सिचुएशन कौन से डेविएशन की होती है? पॉजिटिव डेविएशन की। और हमने देखा था ना, व्हेन प्रेशर इज एक्सट्रीमली हाई, डेविएशन क्या आया था? पॉजिटिव। पी थोड़ा सा ज्यादा है तो उसको उसने वैन डर वाल ने नेग्लेक्ट किया है। हम वैन डर वाल ने क्या कहा वो पढ़ रहे हैं ना अनव। ये स्लाइड लिख लिया सबने, दिस वन। सो अब हम इसको लिख सकते थे, पीवी इज आरटी प्लस पीवी if we divide by RT on both sides. इसको हमने क्या कहा था? PV by RT के रेशियो को क्या कहा था हमने? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z, दिस इज 1 प्लस PV by RT. Z is more than 1, deviation is positive, gas is less compressible, याद है? अब तुम्हें ग्राफ की वो सिचुएशन समझ में आ गई होगी कि फॉर एवरी गैस हाई प्रेशर पर ये ग्राफ ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि हाई प्रेशर पर एक चीज इफेक्टिव नहीं रहती, वैल्यू ऑफ ए, बट इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम जो है वो हमें लेना पड़ता है, और उसको यूज करते हुए हमारी इक्वेशन लास्ट में क्या बन जाती है? Z is 1 plus something, Z is more than 1, deviation is positive. तो अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट विल बी नेचर ऑफ वैन डर वाल इक्वेशन एट हाई प्रेशर, तो हम नेचर ऑफ इक्वेशन ये वाली लिखेंगे, वैन डर वाल इक्वेशन ये बन जाएगी। ये भी वैन डर वाल इक्वेशन को ही लिखने का एक तरीका है। हाँ जी, क्लियर हो गया। दूसरा तरीका क्या है? मान लो हमें प्रेशर वॉल्यूम ये सब दिया होता, हम क्या करते, वो प्रेशर जो भी दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है बाय आरटी, ये फॉर्मूला लगाते, N1 मोल है, Z की वैल्यू निकालते। अगर Z की वैल्यू सपोज 1.5 आ रही है तो हम स्ट्रेट अवे कह सकते थे ना, ये डेविएशन क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। अगर हमें कहीं Z की वैल्यू सपोज दी हुई है, हम यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमें टेम्परेचर दिया हो, हमें प्रेशर दिया हो, R तो नो नहीं है, तो हम कांस्टेंट V भी निकाल सकते हैं। अगर सपोज हमें किसी सिचुएशन पे Z की वैल्यू दी होती 1 पॉइंट समथिंग है, मोर देन 1 है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन हमें लेनी होगी व्हेन Z इज मोर देन 1, और इसमें जो भी प्रेशर टेम्परेचर गिवन है वो अप्लाई करके हम कांस्टेंट B भी निकाल सकते हैं। सो दिस इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू फाइंड वैल्यू ऑफ, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ B। याद रखिएगा B इस फॉर्मूले से जो निकलेगा दैट विल बी मेंट फॉर 1 मोल। इस फॉर्मूले में जो हमने यूज किया है B, दैट इज फॉर 1 मोल। ये था why at high pressure all gases have tendency to show positive deviation. I think ये clear हो गया सबको? Because at high pressure total volume is less, so incompressible volume is sufficient. एक गैस का मॉलिक्यूल जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो काफी ज्यादा है, और उसको हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि उस पर तो गैस लॉ लगता नहीं है। तो जब तक हम माइनस नहीं करेंगे, सबट्रैक्ट नहीं करेंगे इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम, हमारी इक्वेशन रॉन्ग। अब आते हैं हम टेम्परेचर की कंडीशन पर। Notate this one. Third situation, when temperature is extremely high. When temperature is high, high की रेंज कौन सा टेम्परेचर है? किससे हाई? बॉयज टेम्परेचर से। मोर देन बॉयज टेम्परेचर, और प्रेशर लो है। बताओ जरा ये सिचुएशन क्या कहती है? लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर, आइडियल, गैस विल बी आइडियल। क्योंकि टेम्परेचर हाई पर एक चीज तो कंफर्म्ड है, अट्रैक्टिव फोर्सेस विल नेवर बी डोमिनेटिंग।
at high temperature attractive force will never be dominating. तो प्रेशर में तो कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं, नो नीड टू ऐड प्रेशर करेक्शन टर्म। और जब प्रेशर लो है, वॉल्यूम हाई है, मतलब ज्यादा एरिया में उस गैस को रखा हुआ है हमने, देन नो नीड टू ऐड इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम। मतलब 5 लीटर का कंटेनर है, उसमें 0.05 मिलीलीटर अगर इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम है तो उसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है ना, इट इज नियरली इक्वल टू 5 लीटर and the gas will behave ideally. And this condition, this will follow PV is RT for 1 mole. जो लास्ट क्लास में हम कर रहे थे, अब थोड़ा सा और क्लियर हो रहा होगा। सेकेंड टर्म था व्हेन प्रेशर इज लो, मतलब वॉल्यूम इज हाई। कनव जैसे इतना सारा वॉल्यूम है, अब इसमें इतनी डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में, देयर इज सफिशिएंट इनकम्प्रेसिबल सफिशिएंट कंप्रेसिबल वॉल्यूम। बहुत बड़े एरिया के अंदर गैस है, मैंने अभी एग्जांपल बताया ना, अगर 5 लीटर का कंटेनर है और उसमें 0.05 मिलीलीटर वॉल्यूम जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, तो 5 माइनस 0.05 मिलीलीटर, वो भी 5000 में से 0.05 मिलीलीटर अगर माइनस भी कर दे, नियरली 5000 हो जाएगा ना। इसका मतलब हमें वॉल्यूम में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सिचुएशन क्लियर हुई? व्हाट इफ अगर टेम्परेचर हाई है बट प्रेशर लो नहीं है, तो क्या होगा? तब क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा और जो रिपल्सिव फोर्स है वो डोमिनेट होने लगेंगे। तो देखिए, इफ टेम्परेचर इज हाई बट टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही हाई है, प्रेशर इज लो, सॉरी प्रेशर इज हाई। प्रेशर हाई का मतलब वॉल्यूम कम, वॉल्यूम इज लेस। और जब भी वॉल्यूम कम होता है इस सिचुएशन में ना, प्रेशर को काफी ज्यादा करना पड़ेगा, प्रेशर वेरी हाई। तो वी आइडियल, जब भी प्रेशर हाई होता है हमेशा हम क्या कहते हैं? रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं। रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करेंगे। वी आइडियल विल बी वी रियल माइनस एन बी। और ये पहले वाली सिचुएशन आ गई ना जो अभी हमने की थी, P will be V minus NB RT, sorry, N is 1 mole, और PV will be RT plus PV। तो अगर हम गैस को हाई टेम्परेचर पे रखते हैं पर प्रेशर को भी हाई कर देते हैं तो गैस आइडियल नहीं रहती, क्योंकि हाई प्रेशर पर एवरी टाइम गैस विल शो विच डेविएशन? पॉजिटिव डेविएशन। ये था अबव बॉयल्स टेम्परेचर। अब हम आते हैं बिलो बॉयल्स टेम्परेचर, क्या होगा? मॉडरेट पे ये आइडियल की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, है ना? हाँ, टेम्परेचर हाई है तो इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स तो है नहीं, पर अगर हमने प्रेशर ज्यादा कर दिया तो फिर वही सिचुएशन आ गई, इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम सफिशिएंट हो जाएगा और हमें माइनस करना ही पड़ेगा।
तो अगली सिचुएशन देखें, तो मैंने बताया था ना कि अगर गैस को अबव बॉइल्स टेम्परेचर रखें तो हमारी दो सिचुएशन आती है, या तो आइडियल हो या फिर वो कौन सा डेविएशन शो करे, पॉजिटिव। ये क्लियर हुआ? When the gas is kept above boils temperature, it may behave ideally or can have positive deviation depending on condition of pressure. ये जो प्रेशर हमने लिया ना, ये रियल प्रेशर था जो आइडियल के बराबर ही है, क्योंकि हम यहाँ रिपल्सिव फोर्स वाला टर्म यूज नहीं कर रहे, वेन डे वाल ने वो टर्म यूज नहीं की थी। हाँ जी, ये ऑनलाइन क्लियर हुआ सबको, कोई डाउट? चलिए अगली सिचुएशन बिलो बॉइल्स टेम्परेचर वाली। एक चीज तो हमें पता है, जब भी टेम्परेचर कम होता है कौन सा फोर्स इफेक्टिव हो जाता है? अट्रैक्टिव फोर्स। बिलो बॉइल्स टेम्परेचर मॉडरेट प्रेशर, attractive force will dominate. Attractive force will dominate. So pressure correction term can't be neglected. Pressure correction term can't be neglected. तो हमें प्रेशर में, रियल प्रेशर में समथिंग शुड बी एडेड, A by V square. N को हमने 1 मोल लिया है सारी इक्वेशन, बट मॉडरेट प्रेशर पर भी स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल इज सफिशिएंटली लार्ज, देयर इज सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस अवेलेबल, तो ऐसे में B को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इवन एट मॉडरेट प्रेशर empty space between molecule is large, so B can be neglected. So P real plus A by V square into V will be RT. ये हमारी सिचुएशन कौन सी है? एक चीज दिमाग में बिठा लो, बहुत इजी है, टेम्परेचर कम तो अट्रैक्टिव फोर्स होंगे, ठीक है? किस सिचुएशन में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते? जब मॉलिक्यूल बहुत पास आ जाते हैं, तो अट्रैक्टिव से क्या चीज ज्यादा हो जाती है? रिपल्सिव फोर्स। बस ये चीज दिमाग में होगी, कई क्वेश्चन हो जाए। इसका सिर्फ रटा नहीं लगाना है, इसको समझना है, सिचुएशन सामने क्या दी हुई है उसके अकॉर्डिंग सोचना है लॉजिकली। अब इसको ओपन करते हैं, क्या बन जाएगा ये? P into V plus A by V will be RT. तो ये क्या बन गया? PV. PV will be RT minus A by V. तो PV कम हो गया ना RT से। ये सिचुएशन कौन सी थी? नेगेटिव डेविएशन। तो हमारी इस सिचुएशन में वैन डर वाल इक्वेशन अब ये बन जाएगी, PV is RT minus A by V. अब हम इसको अगर लिखते हैं, PV by RT is RT से डिवाइड कर दें A by V RT, तो Z की वैल्यू 1 से कम हो गई और ये सिचुएशन नेगेटिव डेविएशन में आती है। सो अगर हमसे पूछा जाए नेगेटिव डेविएशन में वैन डर वाल इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये बन जाएगी Z is less than 1.
अगर हमें z की वैल्यू मान लीजिए 0.8 दी हुई है किसी क्वेश्चन में, तो हम ये इक्वेशन यूज करने वाले हैं। उसमें हमें t दिया होगा, v दिया होगा, z दिया होगा, तो हम यहाँ से कांस्टेंट a भी निकाल सकते हैं। कांस्टेंट a की न्यूमेरिकल वैल्यू इस फॉर्मूले से निकाली जा सकती है। ये थी हमारी वेन डर वाल इक्वेशन फॉर रियल गैसेस अंडर डिफरेंट सिचुएशन। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं और इस फॉर्म में लिखते हैं। एट बॉइल्स टेम्परेचर क्या होगा, पीवी देन आर टी, है ना, आइडियल बन जाएगी। बॉइल्स टेम्परेचर पर इसके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस कैंसिल हो जाते हैं, तो इसका इन्फ्लुएंस खत्म हो गया। इसका मतलब कि गैस कैसे बनी, आइडियल। एट बॉइल्स टेम्परेचर अप टू सर्टेन लिमिट ऑफ प्रेशर, है ना, क्योंकि अगर हमने बॉइल्स टेम्परेचर पर भी प्रेशर बहुत ज्यादा रखा होता तो फिर से डेविएशन क्या हो जाता, पॉजिटिव। At boils temperature up to certain range of pressure, gas behave ideally. So ये slide लिख ली सबने, this one. At boils temperature, gas behave ideally as attractive, दोनों ही इफेक्टिव थोड़े थोड़े होने लगे, as attractive and repulsive forces will be compensated up to certain range of pressure. लेकिन जैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा किया, फिर नहीं बॉइल्स टेम्परेचर उसको कंट्रोल कर पाएगा, फिर कौन से फोर्सेस डोमिनेट करने लग जाएंगे, रिपल्सिव। बॉइल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला जो वेन डर वाल इक्वेशन है उसको और हायर लेवल पर लेकर जाएं तो ये कांस्टेंट की वैल्यू आती है a by RB है। PB इज बॉइल्स टेम्परेचर। तो किसी भी गैस के लिए बॉइल्स टेम्परेचर उसके कांस्टेंट A और B के रेशियो पर डिपेंड करता है। इक्वेशन नहीं करनी है तुम्हें, इक्वेशन ये जो वायरल इक्वेशन वो नहीं लिखनी है तुम्हें, बस ये वैल्यू थोड़ी सी पता होनी चाहिए। PB इज A by RB, बॉइल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला है A by RB। अगर हम गैस को इस टेम्परेचर पर रखेंगे तो उसका बिहेवियर आइडियली हो जाएगा, और ये टेम्परेचर हर गैस के लिए अलग अलग होगा। किया था हमने, हाइड्रोजन के लिए बहुत कम था क्योंकि उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ही कम थे, उसके लिए A की वैल्यू बहुत कम थी। हीलियम के लिए तो और भी कम थी। यहां तक क्लियर हुआ। नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। अगर हम गैस को लिक्विफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ तक क्लियर है सबको, वेन डर वाल इक्वेशन। मैम एक मिनट लास्ट साइड दिखाना। हाँ लास्ट साइड लिख रहे हैं। हाँ लिख ले बेटे। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, इसको लिक्विफैक्शन भी कहते हैं। गैस को लिक्विड में चेंज करना कैसे करेंगे, क्या करते हैं हम, कंप्रेस, है ना, प्रेशर अप्लाई करेंगे और गैस की काइनेटिक एनर्जी कम करेंगे, क्योंकि लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कम होती है। तो टेम्परेचर को कम करना है, प्रेशर को ज्यादा करना है, उससे गैस लिक्विफाई हो। सो अ गैस कैन बी
liquefy by decreasing kinetic energy, that is lowering the temperature, and by increasing pressure. So suitable or best condition to liquefy the gas is low temperature, high pressure. Low temperature and high pressure. एक गैस लिक्विफाई क्यों हो रही है? अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, मॉलिक्यूल आपस में पास आ रहे हैं. आइडियल गैस में तो हम अट्रैक्टिव फोर्स लेते ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई आइडियल गैस. अगर कहीं आइडियल लिखा हुआ है इसका मतलब वो लिक्विफाई नहीं होने वाला. तो लिख लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल टू लिक्विफाई एन आइडियल गैस और an ideal gas can't be liquefied due to absence of attractive force. Between molecules. मुझे बताओ, ये सिचुएशन इमेजिन हो रही है ना? टेम्परेचर कम कर दें, काइनेटिक एनर्जी कम कर दें, मॉलिक्यूल के बीच का अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ा दें. हाँ बिल्कुल, रिड्यूसिंग टेम्परेचर से अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा ना. अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ जाएगा तो गैस पास आने लगेगी, मतलब लिक्विड बन जाएगा. आइडियल में तो अट्रैक्टिव फोर्स कभी होता ही नहीं है ना. हम मानते नहीं है. अगर हमने उस सिचुएशन को आइडियल बोला है तो वहाँ अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होगा. अगर कहीं भी किसी क्वेश्चन में लिखा हो आइडियल गैस तो हम कहेंगे कांट बी लिक्विफाइड, राइट? बट रियल गैस को लिक्विफाई किया जा सकता है. रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड. हम आइडियल गैस का टेम्परेचर कम कर सकते हैं दैविक, पर किसी एक टेम्परेचर पर आके वो आइडियल रहेगी नहीं ना. जब तक हम उसको आइडियल बोल रहे हैं तब तक उसमें फोर्स को हम नहीं कंसीडर कर रहे. हाँ दैविक, क्लियर हुआ? अभी हमने देखा ना किस सिचुएशन पर गैस आइडियल रहती है. हर सिचुएशन पर तो आइडियल रहती नहीं है. तो अगर हमने उसको नाम आइडियल गैस दिया है तो इसका मतलब वो कंडीशन पर उसका लिक्विफिकेशन नहीं होगा और उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है. तो रियल गैस कैन बी लिक्विफाइड. अब हमने नाम दिया कि हाई टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई हुई. अब कौन सा हाई टेम्परेचर? नो, बॉयल्स टेम्परेचर पर तो गैस गैस ही है. सबसे पहले तो अब तो होगा भी नहीं. हाँ, पर बॉयल्स टेम्परेचर पर तो गैस, इवन बॉयल्स टेम्परेचर से ऊपर या बॉयल्स टेम्परेचर से नीचे भी गैस है. जब गैस लिक्विफाई होती है ना तब हम उसको गैस की जगह वेपर्स कहते हैं. अगर जिस सिचुएशन पर गैस लिक्विफाई हो रही है उस सिचुएशन पर गैस को अब हम वेपर्स कहते हैं. दैट कैन बी कंडेंस्ड. इसको इस पॉइंट को ध्यान से सुनना. गैस में एक ऐसी लिमिट आती है टेम्परेचर की कि उस टेम्परेचर पर और उससे ज्यादा टेम्परेचर पर उस गैस के अट्रैक्टिव फोर्सेस विल नेवर बी इफेक्टिव. जब हम गैस को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर रखते हैं या उससे ज्यादा पे रखते हैं तो उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस कभी भी इफेक्टिव नहीं होंगे, व्हाटएवर प्रेशर में बी अप्लाइड. तो एक हाईएस्ट टेम्परेचर है जिसके बाद गैस का लिक्विफिकेशन इम्पॉसिबल है. बिलो दिस टेम्परेचर gas can be liquefied by applying pressure.
इस टेम्परेचर को उस गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। तो यहाँ पर लिक्विफिकेशन के लिए एक सूटेबल टेम्परेचर की कंडीशन आई, वो कंडीशन क्या थी? क्रिटिकल टेम्परेचर। लिख लीजिए, द टेम्परेचर बिलो विच a gas can be liquefied by applying pressure is critical temperature TC. The temperature at which or below which, दोनों ही कह सकते हैं, temperature at which and below which it is impossible to liquefy the gas above this temperature. तो ये हम कहते हैं ना, हाई टेम्परेचर पर गैस लिक्विफाई नहीं होती, तो हाई टेम्परेचर कौन सा? अबव क्रिटिकल टेम्परेचर। अबव दिस टेम्परेचर गैस can't be liquefied by applying pressure. अब ये वेपर नहीं है, अब ये गैस ही है, क्योंकि हाई टेम्परेचर पर इसमें कौन सा फोर्स खत्म हो जाता है? अट्रैक्टिव फोर्स। वो हाई टेम्परेचर कौन सा है गैस के लिए? क्रिटिकल टेम्परेचर। एक गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसके बाद गैस के अट्रैक्टिव फोर्सेस कभी भी इफेक्टिव नहीं होते। हाँ, ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक वो लिक्विफाई हो सकती थी, पर उसके बाद ये लिक्विफाई नहीं हो पाएगी। Above this temperature it will remain as a gas. Above critical temperature it will remain as a gas, whatever pressure may be applied. वो कभी भी गैस से लिक्विड नहीं बनेगी। Boils temperature is higher than critical temperature. Boils temperature तो ज्यादा टेम्परेचर है ना, दोनों फोर्सेस हो रहे हैं, बैलेंस हो रहे हैं। हाँ, आइडियल है, वैसे भी नहीं है, वो हाई होना चाहिए वो टेम्परेचर। तो ये तो वो टेम्परेचर है जो बॉयल से कम है, बट इस टेम्परेचर पर या इससे थोड़ा सा भी कम करें तो गैस को लिक्विड में चेंज किया जा सकता है। तो ऑब्वियसली ये टेम्परेचर बहुत कम होना चाहिए ना बॉयल से। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड। तो टीसी विल डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस। It is directly proportional to Van der Waals constant A. और वैन डर वाल इक्वेशन में इसकी वैल्यू दी गई थी 8A/27 RB। तो ये कांस्टेंट A और B पे डिपेंड कर रहा है, A/B के रेशियो पर, जैसे बॉयल्स टेम्परेचर किया था। बॉयल्स टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या था? A/RB। अगर हम रेशियो लें दोनों का, TC/TB का, तो TC/TB will be 8/27। यही आया ना? या हम कह सकते थे TB will be 27/8 TC, नियरली 3.3 आई थिंक, समथिंग इसके आसपास ही आएगा ना, 3.33। तो बॉयल्स टेम्परेचर ज्यादा हुआ ना क्रिटिकल टेम्परेचर से, होना भी चाहिए। बॉयल्स टेम्परेचर तो वो टेम्परेचर है जिस पर वो गैस ही रह रही है। टीसी शुड बी लो, क्योंकि इस पे तो गैस क्या हो गई है? लिक्विड। सो टीबी इज नियरली 3.3 टाइम्स मोर देन टीसी। सो हमें ए और बी के रेशियो से ये देखना चाहिए था कि मान लो 3-4 गैसेस दी होती जिसका A/B ज्यादा होता, उसका TC भी ज्यादा होता।
ये स्लाइड लिखी सबने? इधर अब एक चीज सुनिए ध्यान से, हमने गैस को टीसी पे रखा, क्रिटिकल टेम्परेचर पे रखा, प्रेशर अप्लाई किया, एक मिनिमम प्रेशर पर, मतलब सॉरी हाँ, एक मिनिमम प्रेशर पर गैस का लिक्विफिकेशन शुरू हुआ। अगर हमने प्रेशर उससे भी ज्यादा रखा होता तो हो जाती ना लिक्विफाई, बट उससे भी कम रखा होता तो नहीं होती। इसका मतलब एक मिनिमम प्रेशर तो हमें देना ही पड़ेगा एट टीसी फॉर लिक्विफिकेशन। उस प्रेशर को हम क्या कहते हैं? उसका क्रिटिकल प्रेशर। तो लिख लीजिए एट टीसी, अभी मैं एट टीसी बोल रही हूँ। क्रिटिकल प्रेशर, it is the minimum pressure that must be applied. It is the minimum pressure that must be applied on gas for liquefaction at critical temperature. अगर हमने प्रेशर इससे ज्यादा लगाया होता और जल्दी लिक्विफाई हो जाती है ना, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी जल्दी लिक्विफाई होगी। If pressure applied is more, the gas will be liquefied more easily. क्योंकि प्रेशर तो जितना ज्यादा करते जाओ अच्छा ही है, जल्दी लिक्विफाई होगा, बट टेम्परेचर की रेंज होना चाहिए कि प्रेशर क्रिटिकल टेम्परेचर या इससे कम होना चाहिए। पर अभी तो हम ये टीसी पीसी जो निकाल रहे हैं एट क्रिटिकल टेम्परेचर निकाल रहे हैं। और वेंडवाल ने इसका फॉर्मूला दिया था, इट इज A/27 B स्क्वायर, A/27 B स्क्वायर। वैसे ये फॉर्मूला रेयरली कभी पूछे गए हैं, नहीं पूछे गए, बस एक बार लिख लीजिए। वो रिलेशन पता होना चाहिए टीबी और टीसी में से कौन सा ज्यादा है क्यों। पीसी इज A/27 B स्क्वायर। और इस सिचुएशन पर 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम होगा ना, उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम भी कहते हैं। एट पीसी एंड टीसी, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस इज क्रिटिकल वॉल्यूम VC, और ये होता है 3B के बराबर। हर गैस के लिए वैल्यू अलग अलग होगी। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम और प्रेशर की कंडीशंस अलग अलग हैं। प्रेशर डिपेंड करेगा टीसी पे, अभी तो मैं बताती हूँ कैसे। वॉल्यूम तो इनडायरेक्टली पी और टी पे डिपेंड करता है ना, गैस का वॉल्यूम तो फिक्स होता ही नहीं है। कानोप्रीत मैंने भी बताया था ना, बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वैन डर वाल इक्वेशन। Z इज 1 प्लस PB वाले फॉर्मूले से, है ना, 1 प्लस PB/RT से। इसके अलावा B को गैस मॉलिक्यूल के साइज से भी निकालते हैं। सो यहां तक क्लियर है सबको? अब सुनिए ध्यान से, अगर हमने टेम्परेचर किसी भी गैस का बिलो टीसी रखा होता, इफ टेम्परेचर अप्लाइड इज बिलो टीसी, तो प्रेशर अप्लाइड क्या होगा? लेस देन द क्रिटिकल प्रेशर, है ना।
अगर टेम्परेचर कम रख दिया, अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो गए, तो प्रेशर भी कम लगाना पड़ेगा ना. प्रेशर अप्लाइड फॉर liquefaction will be less than PC. तो ये जो क्रिटिकल प्रेशर हमने बोला है ना, वो एट क्रिटिकल टेम्परेचर था, जितना प्रेशर अप्लाई करना पड़ा. अगर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रखा होता, जो मर्जी प्रेशर लगाओ, वो लिक्विफाई ही नहीं होने वाली. लेकिन अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे रखा होता, फोर्सेस कम हो गए, तो प्रेशर भी हमें कम लगाना पड़ेगा. यहाँ तक क्लियर है? अब एक क्वेश्चन देखिए. मान लीजिए हमारे पास दो गैसेस हैं, ए एंड बी. ए का TCS सपोज 100 डिग्री 100 डिग्री है, और बी का TC है सपोज 150 डिग्री. एंड बोथ द गैसेस आर केप्ट at 120 degree temperature. उदय लिख लिया. So क्वेश्चन है हमारा कि A और B are two gases. A का TC है 100 डिग्री, B का TC है 150 डिग्री. Both the gases are kept at 120 degree temperature. Which gas can be liquefied? हाँ कनवप्रीत, रीजन बताओ जरा. तुमने ए बोला ना, व्हाट इज द रीजन? ए का क्रिटिकल टेम्परेचर 100 डिग्री है, 100 से ऊपर तो वो कभी भी लिक्विफाई नहीं हो सकती ना. हमने टेम्परेचर रखा है 120 डिग्री, विच इज अबव क्रिटिकल टेम्परेचर. सो ए कैन नॉट बी लिक्विफाइड एट 120 डिग्री. बट बी का क्रिटिकल टेम्परेचर 150 डिग्री है, तो 120 तो उसके लिए क्रिटिकल से कम टेम्परेचर हुआ ना. इसका मतलब आउट ऑफ दीज टू बी कैन बी लिक्विफाइड. यस, सो बी कैन बी लिक्विफाइड as applied temperature is less than TC. अगर हमने 90 डिग्री पे रखा होता, 90 डिग्री पे इसको रखा होता, तो दोनों गैसेस लिक्विफाई हो जाते. आई थिंक ये क्लियर हो गया. स्लो फास्टर नहीं बताता, बस होगा या नहीं होगा ये बताता. अच्छा एक और चीज बताइए, ए और बी में से विच मस्ट बी हैविंग स्ट्रॉन्गर फोर्सेस? Which will be having stronger forces? Yes, Saris B. Saris reason बताओ तो. हाँ बोलो. बी का टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब 150 डिग्री तक भी उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेटिव नहीं है. मतलब 150 डिग्री तक भी सॉरी उसके अट्रैक्टिव फोर्सेस ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब लिक्विफाई कर पा रहे हैं. इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा होगा कि इतने टेम्परेचर का भी असर नहीं हो रहा. सो हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर, स्ट्रॉन्गर विल बी द अट्रैक्टिव फोर्स. यही चीज हमने बॉयल्स टेम्परेचर में भी कही थी ना. ध्यान लिख लीजिए, विच विल बी हैविंग स्ट्रॉन्गर फोर्सेस, इट इज बी. B will be having stronger forces because it can resist 150 degree temperature for liquefaction. इतने हाई टेम्परेचर पर भी अगर वो लिक्विफाई हो रही है, that means their forces must be stronger जो उसको लिक्विफाई कर रहे हैं. At 100 degree it is liquefied. TC पर liquefy होती है, below TC liquefy होती है, above this not liquefied.
So among A and B must be having stronger forces because it can be liquefied even up to 150 degree. हाँ, नहीं, रिपल्सिव फोर्सेस नहीं होते, रिपल्सिव फोर्सेस तो सिचुएशन पे आते हैं, वो तो साइज पे डिपेंड करेंगे। अभी हम अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात कर रहे हैं, लिक्विफिकेशन अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करता है। सो लिक्विफिकेशन टेक्निक पता चली क्या होती है, कैसे होता है। अब हम क्या कहते हैं कि जब क्रिटिकल कंडीशन आती है ना, एट क्रिटिकल कंडीशन गैस की और लिक्विड की बाउंड्री खत्म हो जाती है। एट क्रिटिकल पॉइंट डेंसिटी ऑफ gaseous and liquid state will be same। जो मेनिस्कस है, बाउंड्री है, सरफेस है, वो खत्म हो जाता है। मैं ये बताती हूँ कैसे। मान लीजिए हम बॉइलिंग कर रहे हैं, ये लिक्विड है, बॉइलिंग किया, गैस बनना शुरू हुई। हमने देखा होगा जब बॉइलिंग हो रही है हमें नीचे लिक्विड भी नजर आ रहा होता है, ऊपर पार्टिकल भी नजर आ रहे होते हैं, दोनों नजर आ रहे होते हैं। पर जब वो पूरा बॉईल होने लग जाता है, बहुत हाई टेम्परेचर होगा, तो हमें ना लिक्विड की और इसकी गैस की सरफेस खत्म हो जाएगी, नजर ही नहीं आएगी बॉइलिंग पॉइंट पर। बॉइलिंग पॉइंट पर क्या होता है, जो लिक्विड और गैस है उनका टेम्परेचर सेम हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं और जो अंदर है ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। तो बॉइलिंग पॉइंट पर धीरे धीरे वो जो ये इसका सरफेस है ये गायब होने लग जाएगी। अगर हमने बॉइलिंग पॉइंट से भी ज्यादा टेम्परेचर कर दिया, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर तक चले गए, तब क्या होगा, तब ये बिल्कुल ही गायब हो जाएगा, हमें एक पूरा एक मिक्सचर नजर आएगा। तो क्रिटिकल टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत ज्यादा है ना, बॉइलिंग पॉइंट पर तो वेपर भी नजर आ रही है, लिक्विड भी नजर आ रहा है, बट अगर हम उसको टेम्परेचर बढ़ाते ही जाएं तो एक स्टेज ऐसी आएगी क्रिटिकल टेम्परेचर जिसपे लिक्विड और गैस में डिस्टिंक्शन करना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल कंडीशन पर जो लिक्विड और गैस की बाउंड्री है, मेनिस्कस है, दैट विल डिसअपीयर और दोनों की डेंसिटी एक ही जैसी लगेगी। मतलब वी कांट डिस्टिंग्विश कि यहाँ पर कौन सा गैस का मॉलिक्यूल था और कौन सा लिक्विड का मॉलिक्यूल था। तो ये भी एक कंडीशन है, क्रिटिकल कंडीशन पर एक प्रॉपर्टी है। अगर हम, अब सुनना इस चीज को ध्यान से, एक गैस को अब क्रिटिकल टेम्परेचर रखें, जैसे कि मैं एग्जांपल बताती हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका टीसी होता है 31 पॉइंट समथिंग, 31 डिग्री के आसपास होता है, 30.9 है, 31 डिग्री के आसपास। और इसका पीसी भी हाई है, आई थिंक 76 समथिंग है, 76 सेंटीमीटर के बराबर है, नहीं 76 एटमॉस्फेयर है, वेरी हाई। प्रेशर तो जितना मर्जी रख दो, पर जो मिनिमम प्रेशर है जिसपे ये लिक्विफाई हो रहा है 73 है। इस पे ये इसकी क्रिटिकल कंडीशन है। अगर हमने CO2 को 31.1 डिग्री पे रखा, नहीं लिक्विफाई होगी, प्रेशर लगाते गए 1000 एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा दिया, क्या इफेक्ट पड़ेगा गैस पे? लिक्विफाई तो होगी नहीं, बट क्या होगा, मॉलिक्यूल इतने पास आ जाएंगे, इट बिहेव लाइक ए सुपर क्रिटिकल फ्लूइड, फ्लूइड की तरह नजर आने लग जाएगा। जब हम प्रेशर इतना ज्यादा लगा रहे हैं, 1000 तक लगा रहे हैं, तो मॉलिक्यूल जो है इतने पास आ जाएंगे, उसकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हो जाएगी, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा। इस सिचुएशन पर उस गैस को हम क्या कहते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड। फ्लूइडिटी गैस जैसी, अपीयरेंस लिक्विड जैसी। आया समझ में? तो लिख लीजिए, व्हेन अ गैस इज केप्ट एट, इसको लिक्विड नहीं कहेंगे, it can't be named as a liquid. When a gas is placed just above critical temperature, and at very high pressure, above critical temperature and very high pressure, a gas
referred as supercritical fluid. It appears like a liquid, but fluidity is like a gas. सुपरक्रिटिकल फ्लूइड है ये गैस, अब है ये गैसियस स्टेट में, पर इसका हमें पोर होती हुई नजर आएगी, जैसे लिक्विड होता है ना, फ्लो करती हुई नजर आएगी सुपरक्रिटिकल फ्लूइड। और CO2 इस कंडीशन पर above this temperature CO2 को हम यूज करते हैं टू एक्सट्रैक्ट कैफीन फ्रॉम कॉफी बीन्स, सुपरक्रिटिकल फ्लूइड। तो लिख लीजिए CO2 एज supercritical fluid is used for extraction of caffeine from coffee beans. बहुत कम, जब वो टेम्परेचर इतना है ना फिर इफेक्ट नहीं होगा। ये सिचुएशन क्या है जरा मैं बताती हूँ। तुमने घर में देखा होगा while making टी, हम वाटर में टी डाल देते हैं, बॉईल करते हैं और वाटर में उसका एक्सट्रैक्ट आ जाता है ना, जो एक्सट्रैक्ट है वो टी हो गई। तो इसी तरह से जो कॉफी बीन्स हैं उनमें से कैफीन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, तुम्हें पता है कोई भी लिक्विड है वो उसको एक्सट्रैक्शन करता है। तो अब हम क्या करते हैं, कॉफी बीन्स के ऊपर से ये सुपर क्रिटिकल CO2 पास करते हैं। CO2 कैफीन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और CO2 एक नॉन पोलर लिक्विड कह सकते हैं या गैस कह सकते हैं। तो ये क्या करेगा, कुछ कैफीन को कॉफी बीन्स में से अपने में डिसॉल्व कर लेगा। अब कैफीन जो है वो CO2 में आ गया और CO2 तो बहुत सुपर फास्ट स्पीड से फ्लो कर रही है, तो कैफीन की वेपर्स को लेकर ये CO2 बाहर निकल जाएगी। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये CO2 सुपर क्रिटिकल फ्लूइड वाली CO2 विद कॉफी बीन्स किसी और कंटेनर में जाएगी जहां हमने टेम्परेचर स्लाइटली बिलो क्रिटिकल रख दिया, तो इतने हाई प्रेशर पर वो पहले ही थी और सडनली इसका हमने क्या किया, टेम्परेचर जो है काम कर दिया, तो सारी की सारी कॉफी जो CO2 थी वो लिक्विड में चेंज हो जाएगी अलोंग विद कैफीन, और कैफीन को हम सेपरेट कर लेंगे, थोड़ा सा हीट करेंगे तो CO2 तो वापस उड़ जाएगी, रह जाएगा हमारा कैफीन। नॉन टॉक्सिक है, इकोनॉमिकल है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, नहीं तो हमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट वगैरह यूज करने पड़ते जो हार्मफुल हो सकते थे। तो जो ग्रीन केमिस्ट्री है उसमें इसी तरह की टेक्निक ली जाती है जिससे कि हमारा एनवायरमेंट लेस पोल्यूटेड हो। तो लिख सकते हैं वाटर यूज करते तो क्रिटिकल टेम्परेचर उसका बहुत ज्यादा हो जाता। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, टी के लिए यूज करते हैं वो भी कर सकते थे, पर वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, वाटर में बहुत सारी चीजें डिसॉल्व हो जाती है, तो अगर हमें कैफीन को एक्सट्रैक्ट करना होता, वापस सेपरेट करना होता, फिर वो डिफिकल्ट होता। वाटर इज अ गुड सॉल्वेंट, CO2 ऐसा है उसको कैरी तो कर रहा है पर डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, तो इसलिए उससे सेपरेशन एक्सट्रैक्शन हमारे लिए इजी हो जाएगा। मुझे बताओ ये क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? इट इज CO2 इज नॉन टॉक्सिक, नॉन इन्फ्लेमेबल। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट तो टॉक्सिक भी होते हैं, इन्फ्लेमेबल भी होते हैं, डेंजरस है यूज करना, हमारे एनवायरमेंट को पोल्यूट कर देते हैं। दैट इज व्हाई CO2 इज अ सेफ सॉल्वेंट टू एक्सट्रैक्ट सच कंपाउंड्स। ये क्लियर हुआ लिक्विफिकेशन की टेक्निक CO2 के लिए। अब एक ग्राफ है जो NCERT में भी दिया हुआ है, एंड्रयूज लिक्विफिकेशन ग्राफ ऑफ CO2, मैं तुम्हें बता देती हूँ। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? थोड़ा सा ग्राफ का आइडिया दे देती हूँ, मैं इसकी एक डिस्कशन वीडियो भी डाल दूंगी और डिटेल, क्योंकि आज अगर क्लास में पूरा नहीं हो पाता है तो देखिए जरा, लिक्विफिकेशन ग्राफ ऑफ CO2।
ड्रॉ नहीं करेंगे इसको, पहले एक बार समझेंगे। इस साइड पर प्रेशर है, यहाँ वॉल्यूम। हमने गैस को बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर रखा हुआ है और गैस का प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे इसका वॉल्यूम कम होगा। मान लीजिए यहाँ पर गैस का ये भी वॉल्यूम जो भी है, पर जैसे प्रेशर इंक्रीज किया गैस का वॉल्यूम कम। बट किसी एक प्रेशर बिलो टीसी है, थोड़े से प्रेशर के बाद ये लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगी। पर जैसे ही ये गैस लिक्विफाई होगी इसका वॉल्यूम सडनली चेंज हो जाएगा। ये गैस थी, इसका वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पर ये गैस है, जैसे ही गैस का वॉल्यूम ज्यादा होता है, लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, तो एक टेम्परेचर पर ये गैस लिक्विड में चेंज होना शुरू हुई। यहां से शुरुआत हुई थी इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर वो सारी ही लिक्विड में चेंज हुई। विद इन दिस हॉरिजॉन्टल लाइन दोनों फॉर्म एक साथ एग्जिस्ट कर रही है, मतलब प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो इस लाइन में, इस हॉरिजॉन्टल लाइन में बोथ द फॉर्म विल एग्जिस्ट। अब जो वो सारी ही लिक्विड में चेंज हो गई, क्या लिक्विड पे प्रेशर का इफेक्ट होता है? बहुत कम होता है ना। मान लो लिक्विड को प्रेस करें तो उसका वॉल्यूम बहुत थोड़ा सा ही चेंज होगा ना। तो इसके बाद अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करें तो कुछ इस तरह की स्टीप सी लाइन आई। ये लाइन क्या बताती है? देयर इज हार्डली एनी चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि अब ये लिक्विड है। इस तरफ ये गैस थी, इस तरफ ये लिक्विड। दिस लाइन इज फॉर लिक्विड। मुझे बताओ यहां तक क्लियर हुआ? बोलो। एक कंडीशन पर ड्राई आइस नहीं होती, वो सिचुएशन के हिसाब से ड्राई आइस या उसमें चेंज कर सकते। हाँ, बहुत लो करना पड़ता। तो हमने बिलो टीसी रखा, प्रेशर अप्लाई किया, एक स्टेज के बाद ये लिक्विड होगा। अब हमने क्या किया, यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ जी। स्ट्रेट लाइन ये सिग्निफाई कर रही है कि लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाने पर उसका वॉल्यूम में चेंज बहुत कम होता है। गैस का तो थोड़ा सा भी अगर हम अप्लाई करेंगे तो उनके बीच में इतनी एम्प्टी स्पेस है कि वो कम हो जाएगी, पर लिक्विड के बीच में तो स्पेस है ही नहीं, तो प्रेशर भी लगाएंगे तो भी थोड़ा बहुत ही चेंज होने वाला है ना। अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्गर होते हैं उसमें, तो बट स्पेस कम है, इसीलिए उसमें कंप्रेसिबिलिटी कम है, लिक्विड की कंप्रेसिबिलिटी कम है, इसलिए जो चेंज इन वॉल्यूम है वो कम हुआ। अब हमने क्या किया, गैस का टेम्परेचर थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ये T1 था, अब थोड़ा T2 कर दिया, स्टिल इट इज बिलो T। फिर इसका प्रेशर इंक्रीज करते गए। ये जो लाइन है ये तो हमारी ऑलमोस्ट बॉयल्स लॉ की तरह आएगी ना, ऐसे वॉल्यूम चेंज हो रहा है, बट क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है तो हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा ना लिक्विफाई करने के लिए। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? टीसी पर ये था इसका प्रेशर, लिक्विफिकेशन प्रेशर। लेकिन जब हमने थोड़ा सा T2 टेम्परेचर कर दिया, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो हमें प्रेशर भी थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। अब ये कहीं इस प्रेशर पर जाकर ये लिक्विफाई होना शुरू। अब टीसी नहीं, बिलो ही है, और इसके बाद चेंज इज नेग्लिजिबल। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, थोड़ी श्रिंक हो गई है क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगा रहे हैं ना, वॉल्यूम का चेंज भी कम आए। हो गया। अब हमने रख दिया एट टीसी। प्रेशर अभी टीसी के बराबर नहीं है। एट टीसी मतलब 31 डिग्री, 30.98 होता है एग्जैक्टली, 30.98 डिग्री। अभी तो ये गैस ही है। बट एक प्रेशर पर जाकर
इसकी बाउंड्री खत्म होगी लिक्विड और गैस। यहाँ पर दोनों फॉर्म है और ये प्रेशर क्या है, पीसी, एक क्रिटिकल प्रेशर। इस पे ना लिक्विड है ना गैस है। अब अगर हम इसका ये बनाए तो डोम सा बनता है। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से ऊपर क्या फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, एट पीसी अगर प्रेशर पीसी से ज्यादा है लिक्विड होगा, सीधी लाइन आएगी। जो चेंज है वो बहुत कम हो, स्टिल इट इज लिक्विड। दिस इज पीसी एंड पीसी। यहां तक हमें लिक्विड और गैस की डिस्टिंक्शन पता चल रही है, पर टीसी पे जाके एक पॉइंट मिला जहां पर गैस और लिक्विड एक साथ मिल रहे हैं, दोनों में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। अबव पीसी इट इज लिक्विड, बिलो पीसी इट इज अ गैस। above PC it is a liquid, below PC it is a gas। अब हमने इसको रख दिया above PC, मतलब 31 डिग्री पे रख दिया, जो मर्जी प्रेशर लगाओ क्या होगा, ये गैस। तो इसमें बॉयल्स लॉ वाला टाइप का ग्राफ, ऐसे ही ग्राफ मिलेगा। ये जो स्ट्रेट लाइन थी जो हमें लिक्विड के केस में मिल रही थी वो यहाँ नहीं मिलने वाली। लाइन को ना स्ट्रेट बनाओ, ऐसे स्ट्रेट लाइन का मतलब वॉल्यूम में चेंज कम है, पर यहाँ से जो ऐसे ग्राफ बना रहे हैं इसका मतलब ये तो इज ऑलवेज अ गैस, बिकॉज 31 डिग्री इज अबव पीसी। जो मर्जी प्रेशर लगा दो इसने गैस ही रहना है। यहाँ पर कंडेंसेशन हो रहा है ना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। जब कंडेंस हो रही है गैस, मान लीजिए, या ये ग्राफ क्लियर हुआ सबको? हाँ, इधर ग्राफ की नेचर, कौन से पॉइंट पर क्या हो रहा है, क्लियर है। और हमने देखा था जब भी लिक्विड और गैस दोनों एक साथ रहते हैं तो उस प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। ये वेपर प्रेशर है एक टेम्परेचर पर। तुम्हें पता है वेपर प्रेशर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं आज एक वीडियो डालूंगी इसी की, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और इस ग्राफ से रिलेटेड, वो देख लेना मंडे की क्लास में। और मंडे को गैसियस स्टेट की ऑब्जेक्टिव असाइनमेंट कंप्लीट करके लाना, क्योंकि आफ्टर हॉलीडेज संडे को टेस्ट होगा। नेक्स्ट संडे विल बी योर गैसियस स्टेट, टेस्ट ऑफ गैसियस स्टेट। तो बेटर है ना पहले ही कर लें। डिस्कशन वीडियो दोनों ही डाल दिए मैंने, तो आज जाकर देखना। तो मंडे को इवन देन कोई डाउट है तो वो फिर हम देखें। तो मंडे को हमारा गैसियस स्टेट की एक रिवीजन क्लास हो जाएगी। सो ये क्लियर हुआ। अब हमने गैस को मान लीजिए यहाँ रखा और उसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, यहाँ तक ले आए, ये गैस ही है। फिर उसका प्रेशर हमने हाई कर दिया। हाई कर दिया मतलब ये जाते ही रही है, यहाँ तक जा रही है, यहाँ तक जा रही है। अब हाई प्रेशर पर जाकर यहाँ पर आकर स्टिल इट इज अ गैस। सडनली अगर हम इसका टेम्परेचर थोड़ा सा इस पे ले आते हैं टीसी पे, तो क्या होता, लिक्विड। तो तुमने देखा हम दो स्टेट एक साथ कभी भी नहीं हमें मिल रही। यहाँ पर ये गैस है, यहाँ तक ये गैस है, ये सारी इस सिचुएशन पर ये गैस ही जा रही है। और हाई प्रेशर पर थोड़ा सा भी टेम्परेचर हमने कम किया तो ये सारी ही लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो जब भी किसी गैस को लिक्विफाई करना होता है हम थोड़ा सा क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रखते हैं और प्रेशर हाई कर देते हैं, और फिर उसको थोड़ा सा भी टेम्परेचर डाउन करेंगे, सारी की सारी इमीडिएटली लिक्विड में चेंज हो जाएगी। तो ये है एंड्रयूज ग्राफ ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ CO2। इसको कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट भी कहते हैं। कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट, एट ए टाइम वन स्टेट विल एग्जिस्ट। क्या थी मैंने जो अभी बोला है कंडीशन कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट की, क्या थी?
क्या सिचुएशन थी? फर्स्ट will make the temperature of the gas just above critical and increases its pressure. At very high pressure, suddenly if we decrease the temperature, it changes into gas. अगर हमने क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर रखा, थोड़ा सा ऊपर ही रखा ना, और प्रेशर को हाई कर दिया, स्टिल इट इज अ गैस। इस फॉर्म में हम उसको यूज कर रहे हैं, और जब हम उसको लिक्विफाई करना चाहते हैं तो हमें एक ही काम करना है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम करना है। वो इजीली किया जा सकता है ना। तो ये स्टेट में लिख लीजिए। ये ग्राफ सबने बना लिया? Continuity of state it is possible to change a gas into liquid and liquid into gas by a process such that there is always a single phase. सिंगल फेज का मतलब या तो लिक्विड या गैस, सिंगल फेज प्रेजेंट। और ये क्या था सिंगल फेज? यहां से यहां गए, इस लाइन पर गए, स्ट्रेट लिखना पड़ेगा, ऐसे बनाना पड़ेगा, ठीक है। हम यहां से यहां गए, ये सिचुएशन क्या थी? अबाउट एसी। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर गए, और बी से हम गए पॉइंट सी पर। पॉइंट सी पर क्या चीज की थी हमने? प्रेशर हाई कर दिया, और सी के बाद इमीडिएटली हम आगे पॉइंट डी पर। तो डी पर आते ही क्या बन गया? लिक्विड। बाकी सी तक ये क्या था? गैस। दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट। अगर ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बिलो टीसी आ जाए तो ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा, अबव टीसी होगा तो और हाई प्रेशर होगा तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड बन जाए। ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको? यहाँ पर एक और सिचुएशन आती है, वो थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, पर मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे देती हूँ तुम्हें यहाँ। हाँ जी, ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हुआ ये सबको? सिमरत, तुम्हारी दिवाली ब्रेक स्टार्ट होगी मंडे के बाद। मंडे की क्लास अभी ऑनलाइन ही लेंगे हम, क्योंकि उस दिन डाउट क्लास है, ठीक है। तो और उसको ऑनलाइन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मिस मत कर देना। आज हमने ट्रायल करना था, तो आफ्टर दिवाली नेक्स्ट मंडे से फिर ये इसी तरह से चलेगा। हाँ जी, यहाँ तक हो गया? सबने लिख लिया? अब लास्ट एक और टर्म है, इन्वर्जन टेम्परेचर। ये वैसे थर्मोडायनामिक्स का पार्ट है, पर मैंने यहाँ क्योंकि दो टेम्परेचर तुम्हें बताए हैं, बॉयल्स टेम्परेचर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर, तो इसका भी जरा थोड़ा सा रेफरेंस कर लेते। ये रियल गैस के लिए ही टर्म है। एक रियल गैस हमने ली, इसमें एक होल कर दिया, छोटा सा होल किया, गैस सडनली बाहर आई। रियल गैस है, अट्रैक्टिव फोर्सेस है मॉलिक्यूल के बीच, और सडनली वो एक्सपैंड हो रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा। अगर एक गैस हाई प्रेशर पर है
और उसको हमने एक्सपेंड किया, ड्यूरिंग एक्सपेंशन some work will be done by the gas. लिखना बाद में, नोट करवा दूं, सुन लो पहले. When a gas expands from high pressure to low pressure, and if it is a real gas, there must be some attractive forces between molecules. And against these forces, gas will expand. So some work will be done by the gas. और इस प्रोसेस में उस गैस की अपनी इंटरनल एनर्जी कम होगी. अगर उसकी एनर्जी कम होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज. मतलब उस गैस में कूलिंग इफेक्ट आएगा. इसी को हम कहते हैं जूल थॉमसन इफेक्ट. अगर हमने गैस को ड्यूरिंग एक्सपेंशन बाहर किसी एक टेम्परेचर पर रखा होता कि उसकी जितनी एनर्जी अगेंस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेस यूज हुई वो बार बार उसको कॉन्टिन्यूसली मिलती जाए, एक ऐसे टेम्परेचर पर हमने इसको रखा कि उसके अट्रैक्टिव फोर्स की अगेंस्ट जो एनर्जी यूज हो रही है दैट इज कॉम्पनसेटेड, तो गैस में कोई हीटिंग कूलिंग नहीं होने वाली. मतलब उसका जूल थॉमसन इफेक्ट जीरो होने वाला है. उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? इन्वर्जन टेम्परेचर. तो पहले तो इन्वर्जन टेम्परेचर लिख लो. द टेम्परेचर एट विच a real gas expand without change in temperature. That is, its Joule-Thomson effect is zero. But below inversion temperature, when a gas expands some work will be done by the gas due to attractive forces. When a gas expands below inversion temperature, some work will be done by the gas due to attractive forces, and this will decrease internal energy of gas as well as its temperature. This phenomena is known as, this cooling effect is known as Joule-Thomson's effect. This cooling effect is known as Joule-Thomson's effect. अगर गैस को अबव इन्वर्जन टेम्परेचर रखा होता तो क्या होता? उसको ज्यादा एनर्जी मिल जाती तो उसमें क्या हो जाता? हीटिंग हो जाती. ऑब्वियस है ना. अगर गैस एक्सपैंड होके जहां आ रही है वहां टेम्परेचर ज्यादा है तो हीटिंग ही होगी ना. तो लिख लीजिए, when the gas expand above inversion temperature. पहले बताएं ऑनलाइन स्टूडेंट, ये लिख लिया सबने स्लाइड? ये स्लाइड लिख ली सबने? So if gas expand above inversion temperature, it will show heating effect. That is negative Joule-Thomson effect. Negative Joule-Thomson's effect.
और ये इन्वर्जन टेम्परेचर बॉयल्स टेम्परेचर से भी ज्यादा होता है। ना इसका रीजन ये है कि जब एक्सपैंड होके बाहर आई तो उसके जितने अट्रैक्टिव फोर्सेस से उसकी एनर्जी कम हो रही थी उससे ज्यादा एनर्जी दे रहे हम। टेम्परेचर का मतलब ज्यादा एनर्जी वाली स्टेट, तो हीटिंग ही होगी ना, ओरिजिनल से उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। TI is twice of TB। इसका मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर TI है, उसके बाद TB है और सबसे कम क्या था, TC। एक गैस एक्सपैंड हुई, कुछ एनर्जी दी नहीं हमने, जितनी पहली थी उतने टेम्परेचर पे उसको एक्सपैंड कर रहे हैं, तो गैस रियल गैस है। फोर्स उसको रोकेंगे एक्सपैंड होने से, तो उसको अपनी कुछ एनर्जी वेस्ट करनी पड़ेगी, उस प्रोसेस में वेस्ट करनी पड़ी, तो मतलब उसका टेम्परेचर कम हुआ। ऐसा होता है। आइडियल गैस में तो फोर्सेस ही नहीं है, तो देयर इज नो जूल थॉमसन इफेक्ट फॉर आइडियल गैसेस। तो ये टर्म ही किसके लिए यूज हो रही है, रियल गैसेस। क्रिटिकल टेम्परेचर किसके लिए यूज हो रहा था, रियल गैसेस के लिए, क्योंकि उसी को लिक्विफाई कर सकते हैं। बॉयल्स टेम्परेचर फॉर रियल गैस। जहां भी अट्रैक्टिव फोर्सेस की बात आ रही है वो रियल गैस ही हुई ना। तो आइडियल गैस के लिए इन किसी टेम्परेचर की कोई वैल्यू नहीं है, वो तो हर टेम्परेचर पर आइडियल ही है, राइट। तो बॉयल्स टेम्परेचर अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड कर रहा है, तो इन्वर्जन टेम्परेचर भी अट्रैक्टिव फोर्स पे डिपेंड करेगा ना। मान लो गैस के अट्रैक्टिव फोर्स से स्ट्रॉन्गर है, तो उसकी एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होगी, तो एनर्जी भी ज्यादा वेस्ट होगी तो उसको टेम्परेचर भी ज्यादा देना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इन्वर्जन टेम्परेचर डिपेंड ऑन अट्रैक्टिव फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ इन्वर्जन टेम्परेचर विल डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स। जितने फोर्स स्ट्रॉन्गर, उतना उसका काम ज्यादा करना पड़ेगा, उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट होगी, और उसकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो रही है तो हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा ताकि वो कंपनसेट हो सके। मुझे बताइए, पॉइंट क्लियर हुआ? तो बताइए किन गैसेस के लिए टेम्परेचर बहुत कम होने वाला है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो देखिए हाइड्रोजन के लिए ये अराउंड -80 डिग्री है, और हीलियम के लिए तो और भी कम है, -240 डिग्री। तो मुझे बताओ कि हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम कंटेनर में थी, हाई प्रेशर पर थी, और हमने इसे एक्सपेंड करवाया, बाहर का टेम्परेचर -30 डिग्री था, तो ये गैसेस कौन सा इफेक्ट शो करेंगी, नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट, क्योंकि ये 30 डिग्री तो इसके इन्वर्जन टेम्परेचर से बहुत ज्यादा है। सो हाइड्रोजन और हीलियम के लिए क्या कह सकते थे, दीज गैसेस विल ऑलवेज शो नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट। हाइड्रोजन एंड हीलियम ऑलवेज शोज, क्योंकि इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होता ही नहीं है, नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट। क्योंकि हमारी जो नॉर्मल सिचुएशन में भी जब भी इसको एक्सपेंड करेंगे वो नॉर्मल टेम्परेचर भी उनके लिए अबव इन्वर्जन टेम्परेचर होगा, इसीलिए इसमें नेगेटिव जूल थॉमसन इफेक्ट आए। तो ये हमारा गैसियस स्टेट पार्ट खत्म हुआ। आज जो वीडियो है उसमें मैं वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट बताऊंगी, और मंडे की क्लास में थोड़ा सा सरफेस टेंशन की डेफिनेशन थोड़ा सा पार्ट में बताऊंगी, और साथ में हम असाइनमेंट करेंगे। मंडे की क्लास तुम्हारी ऑनलाइन ही होगी, उसके बाद दिवाली ब्रेक, और नेक्स्ट जो उसी वीक के संडे को तुम्हारा टेस्ट होगा स्टेट्स ऑफ मैटर, लेवल 1 लेवल 2 बोथ, दिवाली के संडे में आफ्टर दिवाली, जो इस वीक के एंड पर, नेक्स्ट वीकेंड पर संडे को टेस्ट होगा, संडे ही होगा वो ओपन, इसलिए उस दिन ही टेस्ट देना है और मिस नहीं करना है किसी को। इस बार मैं ना पर्सनली चेक करूंगी सब पे, मैंने देखा है अभी बहुत सारे स्टूडेंट ने पिछले टेस्ट दिए ही नहीं है। हितेश, नेक्स्ट वीक में मंडे को तुम्हारी क्लास है, उसके बाद दिवाली ब्रेक्स हैं, और मंडे की क्लास तुम्हारी ऑनलाइन ही होगी। मंडे को असाइनमेंट कंप्लीट करके लाएंगे, गैसियस स्टेट की डिस्कशन वीडियो मैंने डाल दी है। सब्जेक्टिव होमवर्क बुकलेट के पीछे की सारी सब्जेक्टिव एक्सरसाइज कर ले, टिल एंड, लास्ट में भी दी हुई है।
और नेक्स्ट वीकेंड पर टेस्ट होगा स्टेट्स ऑफ मैटर का।